Hello student, welcome to this lecture. In this lecture, we are going to continue magnetism and matter. देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब आप एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो कॉइल भी जो है अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करने का कोशिश करता है, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। हम यहाँ पर भी उसी चीज के बारे में बात करेंगे, बट एक दूसरे एस्पेक्ट में देखेंगे। ये है हम लोग को पढ़ना है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। क्या बार मैग्नेट जो होता है वो एक सोलिनॉइड की तरह बिहेव करता है या नहीं है, या उल्टा भी बोल सकते हो, क्या सोलिनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या नहीं। तो जैसे क्या है आपके पास ये देखा गया कि हम लोग जिस तरह से एक बार मैग्नेट को, जैसे मान लेते आपने एक बार मैग्नेट लिया, दिस इज बार मैग्नेट, और उसे आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में उसको सस्पेंड कर दिया, तो आपको पता है कि वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेता था। ये हम लोगों ने इसका एक प्रॉपर्टी पढ़ा था जिसको अपन डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते थे, ठीक है। उसी तरह से क्या किया गया, जब आपने एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड को जब आपने मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड करने के बाद जब आपने इसको रखा, तो देखिए कि सोलिनॉइड का जो भी एक्सिस है वो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर जा रहा है, एक चीज। दूसरा, अगर सोलिनॉइड को आप अगर बीच से काट देते हो, इस तरह से अलग अलग काट देते हो, तो जिस तरह से दो मैग्नेट के बार को काटने से उसका लेंथ कम हो जाता था बट उनका पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसमें भी कुछ ये दो अलग अलग मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते थे। ओके, यहां पर इस तरह से दो अलग अलग मैग्नेट की तरह ये बिहेव करते थे। ये हम लोग को देखा, ये ऑब्जर्वेशन को देखा है। तो इसी ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने वाले हैं और डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं और कैसे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक सोलिनॉइड ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर दिस एज अ सोलिनॉइड। ये एक सोलिनॉइड है। इस सोलिनॉइड का जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है उसको हम लोग ले लेते हैं, सपोज ले लेते हैं हम लोग n, स्मॉल n। और इस पूरे सोलिनॉइड के लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, 2l लेके चलते हैं। ओके, एग्जैक्टली 2l लेके चलते हैं इस प्रकार से, क्योंकि हम लोग जब मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालते हैं तो उस समय भी 2l टर्म आता था। और ये इसका एकदम बीच वाला पोर्शन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये एक सोलिनॉइड है जिसको बीच वाला पोर्शन है, एंड दिस इज सपोज टू बी वाई एक्सिस। इसको मैं इसका वाई एक्सिस को ले लेता हूं, दिस इज सपोज टू बी वाई एक्सिस। और ये जो हो गया, इसका एक्सिस जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस। समझने में हमको आसानी जाएगा, ठीक। अब हो क्या रहा है, हमारे पास ये चीज करना है कि इस पूरे सोलिनॉइड के लिए हम लोग को इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो सोलिनॉइड के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, जो सोलिनॉइड के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, जहां पे r जो है वो सोलिनॉइड के लेंथ के कंपैरिजन में काफी हम लोग का बड़ा है। और ये जो हम लोग का कॉइल है, इस कॉइल का जो रेडियस है दैट इज सपोज टू बी कैपिटल R। अब आपको निकालना है, यहां पर इसके बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके बारे में निकालते हैं, कैसे निकालना है इसको समझते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस में मैंने एक छोटा सा, एक्चुअली क्या करना है हम लोग को, इसके कारण इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग को कंपेयर करना है किसके साथ, हमको मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करना है एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और यही चीज हम लोग को यहां पर फाइंड आउट करना है और कंपेयर करके बताना है कि सोलिनॉइड भी जो है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओके, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इस कॉइल से एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा स्ट्रिप लिया, और ये जो स्ट्रिप है इसका थिकनेस मैंने ले लिया सपोज dx। बहुत पतला सा स्ट्रिप है जिसका थिकनेस कितना है, dx। और जिसे हम लोगों ने क्या किया है, यहां से x डिस्टेंस पर लिया है। मैंने इसको यहां से x डिस्टेंस पर लिया है। अब आप इस स्ट्रिप को अगर गौर से देखोगे तो देखिएगा, एक स्ट्रिप जो है ये आपको एक सर्कुलर रिंग की तरह दिख रहा है। और इस सर्कुलर रिंग में कितने टर्न्स होंगे ये आपको पहले बताना पड़ेगा यहां पर। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा n, तो हम लोग यहां पर एक टर्म यूज करते थे सोलिनॉइड में जिसको बोलते थे स्मॉल n। स्मॉल n जो होता था उसको बोलते थे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब
1 मीटर में कितने टर्न्स हैं। तो 1 मीटर में n है तो 2 मीटर में कितना होगा 2n, 3 मीटर में कितना होगा 3n, और उसी तरह से dx में कितना होगा dxn। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ टर्न्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा n dx। ओके, ये मिल गया हम लोग का, इसका नंबर ऑफ टर्न्स मिल गया। ओके, अब आपको इसके कारण यहां पर इसके सेंटर से यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये टोटल डिस्टेंस आपने r लिया है और ये डिस्टेंस क्या लिया, x लिया है। तो आपको लगता नहीं किसी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। तो मान लेते हैं इस सर्कुलर कॉइल इतनी सी पोर्शन के लिए इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है उसको निकालते हैं। तो सर उसको ले लेते हैं सपोज dB। तो दिस dB विल बी इक्वल टू, आपको आइडिया होगा क्या लिखते थे, म्यू नॉट I, ओके, इनटू क्या लिखते थे हम लोग, आर स्क्वायर। तो यहां पर आर स्क्वायर लेंगे और साथ में नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स की जगह मैं यहां पे लिखूंगा n इंटू डी एक्स लिखूंगा, बाई बाई हम लोग यहां से लिखते थे इसको, जो लिखते थे डिस्टेंस लिखते थे वो लिखते थे सेंटर से ये वाला डिस्टेंस इंटू आर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 3/2। तो यहां पे 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां पर एक्स स्क्वायर तो नहीं, ये डिस्टेंस को लेंगे। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और इसका पावर 3/2। ये अपने पास इसका रिलेशन आ जाएगा। अब आपको अगर पूरा मैग्नेटिक फील्ड पूरे सॉलिनॉइड के कारण निकालना है तो आपको सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के लिए कहां से कहां तक लेंगे, यहां से यहां तक। तो आपने इसको ओरिजिन माना है, तो ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा -l और ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा l। तो लिमिट क्या रहेंगे -l से +l तक, और यहां से म्यू नॉट n I r स्क्वायर dx बाई 2 टाइम्स ऑफ r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक, का पावर 3/2। और जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपको इंटीग्रेशन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अब जिसको जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन कैसे, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे r को बहुत दूर लिया है। तो r जब बहुत दूर होगा x के कंपेरिजन में, तो आप सीधा सीधा इंटीग्रेशन का रिजल्ट को लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ्स नहीं शो करना है, आपको यहाँ पे फिजिक्स शो करना है। तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो b का जो वैल्यू आ जाएगा, वो b का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट n I, ओके, उसके बाद लिखेंगे यहां से 2l इंटू हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर मतलब ये वाला, अपॉन, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r³। ये कहां से आया, इसके मैथमेटिक्स पर आप बहुत ज्यादा मत जाइए, बस ध्यान रखना हम लोग ने जो लिया है दैट इज व्हाट r इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू l लिया है। अब अगर आप यहां पर से थोड़ा सा इस चीज को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के कारण आपका जो चीज वैल्यू आ जाएगा यहां से, वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहां से ध्यान रखेंगे, यहां पर अभी फिलहाल इसको लेंगे नहीं, इसको हम लोग लेंगे फिलहाल r माइनस एल का ही होल क्यूब ही लेंगे। इनफैक्ट फिलहाल अभी जब r का वैल्यू बहुत ये हो जाएगा तब अपन इसको इग्नोर करके b का वैल्यू को आप यहां से म्यू नॉट n I 2 पाई r स्क्वायर अपॉन यहां से 2 पाई 4 पाई r³ आ जाएगा। ठीक है, ये कब लेते हैं, जब r का वैल्यू बहुत बहुत लार्ज होता है। ठीक है, इसको फिलहाल यहां से, इसके पीछे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खपाएंगे ना आप लोग, हम लोग को फाइनल रिजल्ट पर फोकस करना है। अब आप एक चीज देखिएगा, ये एरिया है, ओके, और यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाला बन जाएगा हम लोग के पास क्या, ये हो जा रहा है आई हो जा रहा है, ठीक है, और साथ में यहां पर एक एल भी छूट रहा है ना, ठीक है, एल भी लिख लो। तो एन इंटू जब एल लिख देंगे तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स। तो अब आप याद कीजिएगा नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, इंटू आई इंटू ए क्या बन जाता था, मैग्नेटिक मोमेंट। तो फाइनली हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा B इज इक्वल टू, आप लिखोगे यहां से म्यू नॉट 2m बाई
4 पाई आर क्यूब। और ये रिजल्ट आप देखिएगा पूरा पूरा एक बार मैग्नेट का एक्सियल पोजीशन की तरह बिहेव कर रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, बार मैग्नेट एट एक्सियल पोजीशन ना, एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के दिख रहा है आपको कि ये हमारा एक जो बार मैग्नेट है वो इक्विवेलेंट सोलेनॉइड की तरह बोल सकते हो, या एक सोलेनॉइड जो है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ये इसलिए हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो मतलब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग कई बार आर्टिफिशियल मैग्नेट को भी बनाते हैं। सोलेनॉइड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक सॉलिड आयरन को रख देते हैं, सॉलिड आयरन को रख देते हैं, एंड दैट आयरन विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक, तो यहां तक हम लोग का जो मैग्नेटिज्म का जो कुछ पार्ट था बहुत इंपॉर्टेंट था और कुछ डिफरेंस था। अब हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में क्या आइडेंटिकल है और किस प्रकार से इस चीज को हम लोग डील करेंगे। अब देखिए यहां पर हम लोग मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या एनालॉजी है उसको हम लोग देखेंगे। यहां पर एक एक करके हम लोग इसको देखते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इंपॉर्टेंस हम लोग चार्ज को देते थे, चार्ज जिसको अपन क्यू से एक्सप्रेस करते थे, जो हमारा होता था पॉजिटिव होता था और नेगेटिव होता था, वही इंपॉर्टेंस यहां पर हम लोग देते हैं पोल स्ट्रेंथ को। यहां पर हम लोग किसको देते हैं, पोल स्ट्रेंथ को देते हैं। और पोल स्ट्रेंथ को हम लोग लिखते हैं, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। बस अंतर ये है यहां पर कि पोल स्ट्रेंथ को हम लोग नॉर्थ पोल पॉजिटिव नेगेटिव ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोलते हैं। नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ जो है पॉजिटिव का एनालॉजी है और साउथ जो है नेगेटिव का एनालॉजी है। यूनिट में भी वेरिएशन है, इसका यूनिट कूलम होगा, आपको पता है, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट वाला चीज आता है, हम लोग वहां पर लिखते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखते थे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, पी से रिप्रेजेंट करते थे। और जो होता था चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ओके, और इसका डायरेक्शन होता था हमेशा नेगेटिव से, चार्ज से पॉजिटिव की तरफ इसका डायरेक्शन को लेते थे हम लोग, यही होता था। सेम उसी तरीके से हम लोग अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, यहां पे लिखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या इसे इन जनरल हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम लोग क्या नोटेशन यूज करते हैं, कैपिटल एम, एंड दैट इज अगेन सिमिलर टू दिस पोल स्ट्रेंथ इनटू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। यहां पर इसका डायरेक्शन भी क्या होगा बताइए, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। इसका भी डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक, उसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं जो उसमें पढ़ते थे हम लोग कि अगर किसी मैग्नेट का अगर फील्ड निकाला जाए, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग लिखते थे ई एक्सियल। ई एक्सियल मैं वेक्टर में सीधा लिख रहा हूं, तो आप क्या लिखते थे याद करोगे, इसमें लिखते थे आप लोग 2 पाई के 2 पी बाई आर क्यूब लिखते थे। इसमें इसका डायरेक्शन जो होता था डायपोल के डायरेक्शन में होता था। ओके, और ई इक्वेटोरियल एक होता था, हम लोग लिखते ई इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में क्या लिखते थे हम लोग, माइनस के पी वेक्टर बाई आर क्यूब। मतलब जिस तरफ डायपोल मोमेंट होता था उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। सेम चीज यहां पर भी आप यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखना यहां पर हम लोग डायरेक्टली आर क्यूब लिखते थे। मैग्नेट के केस में डायरेक्टली आर क्यूब नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि मैग्नेट छोटा है या बड़ा है। तो अभी जो मैं एक्सप्रेशन बताने वाला हूं दैट इज फॉर या तो बहुत स्मॉल मैग्नेट, या तो फिर हम लोग ले रहे हैं क्या, मैग्नेट से बहुत दूर में निकाल रहे हैं, पता है, एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो यहां पर भी आप ऐसे लिखेंगे बी एक्सियल, बी एक्सियल इज इक्वल टू के की जगह लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, और 2 एम वेक्टर
बाई आर क्यूब। ठीक है, एम वेक्टर लिखते हैं, यहां पर पी वेक्टर लिखते थे, इसमें एम वेक्टर लिखते हैं, और इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। और दूसरा बी इक्वेटोरियल जो होगा, बी इक्वेटोरियल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई एम वेक्टर बाई आर क्यूब। इसमें जिस तरफ मैग्नेटिक मोमेंट रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ते थे आप लोग कि किसी भी डाइपोल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो उस पर टॉर्क लगता है, एंड दैट टॉर्क इज गिवन बाय पी ई साइन थीटा। ओके, पी ई साइन थीटा, या इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखते थे तो आप लिखते थे यहां पर P क्रॉस E लिखते थे, P क्रॉस E। इन अ सिमिलर वे यहां पर भी आप ऐसा लिख सकते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक निडल को जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तब हमारे पास यही टॉर्क को आप लिखेंगे P के जगह आ जाएगा M, E के जगह आ जाएगा B, और साइन थीटा तो साइन थीटा रहेगा। और इसे भी अगर आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में इसे भी आप लिखेंगे M क्रॉस B लिखेंगे, M क्रॉस B लिखते हैं। और यहां पर ध्यान रखेंगे कि अगर थीटा का वैल्यू बहुत कम है तो यहां पर इसको ऐसा ही बता सकते हैं, यहां पर ध्यान रखोगे इफ, यहां पर ध्यान रखोगे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है, अगर डायपोल को आप मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके छोड़ देते हैं तो वो डायपोल हमारा क्या करता, ऑसिलेट करता था। और उस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता था, टाइम पीरियड ना, दैट टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई रूट ओवर आई बाई पीई लिखते थे। तो सेम उसी तरह से अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हो और उसे स्लाइटली अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे स्लाइटली ट्विस्ट करके छोड़ देते हो तो वो अपनी जगह पर इस प्रकार से ऑसिलेट करता है। क्योंकि वो क्या करता है, उसका टेंडेंसी क्या रहेगा, अपना इनिशियल पोजीशन में आने का कोशिश करेगा, लेकिन यहां तक आते आते उसमें इतना एनर्जी आ जाता कि फिर से वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर हट जाता। फिर दूर हटने के बाद फिर से ही अपने इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा अपने आप को। तो मतलब मैग्नेट, बार मैग्नेट अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने के कारण, अलाइन करने के टेंडेंसी में आने के कारण वो क्या करने लगता, वो ऑसिलेट करता है। लेकिन वो ऑसिलेशन एक एसएचएम तब होगा जब थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तब ये एसएचएम कहलाता है। और ये अगर एसएचएम है तो इस सिचुएशन में इसका जो टाइम पीरियड होगा, दैट टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई रूट ओवर, हम लोग यहां पर I बाई पीई लिखे थे, इस केस में हम लोग MB लिखेंगे। तो इसका ये एक एनालॉजी मिल गया। इसके अलावा एक और एनालॉजी आता अपने पास, देखोगे बस थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस आ जाता है इस एनालॉजी में। जैसे आप गॉसेस लॉ पढ़ते थे, गॉसेस लॉ, इसमें आप पढ़ते थे गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ में आप देखते थे, आप लिखते थे कि E डॉट ds या dA इज इक्वल टू, आप लिखते थे Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ करता था। लेकिन मैग्नेटिज्म के केस में जो गॉसेस लॉ होता है, वो गॉसेस लॉ जो होता है वो बहुत अलग हो जाता है। E के जगह आप जरूर लिखेंगे B डॉट, तो आप लिखेंगे B, ये ध्यान रखना सरफेस इंटीग्रेशन ना, B डॉट dA जब निकालोगे वो हमेशा 0 आता है, क्योंकि इसमें नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन होता था। तो नेट चार्ज में तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब आप मैग्नेटिज्म देखते हैं तो हर नॉर्थ पोल के साथ एक साउथ पोल होता है, और इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण ही हम लोग का जो टोटल पोल स्ट्रेंथ हो जाता है वो 0 हो जाता है। इस कारण से इसके इसमें क्या, गॉसेस लॉ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, उसके बाद जैसे आप लोग उसमें पढ़ते थे हम लोग कि पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे, ठीक, और वर्क डन टू रोटेट डाइपोल, तो यहां पर भी वही चीज सेम हम लोग कर सकते हैं।
तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, उसी चीज को कंटिन्यू करके इस पोर्शन को हम लोग वाइंड अप करते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, सपोज मैंने ले लिया सेवेंथ वाला ले लिया। सेवेंथ मान लेते क्या हम लोग को पता था, वर्क डन। तो वर्क डन के केस में आप लिखते थे, याद करोगे, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये लिखते थे आप लोग। तो यहां पे जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन के लिए आपको लिखना पड़ेगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। और आठवां, आप उस समय पोटेंशियल एनर्जी देखते थे कि किसी भी, अगर आप बार मैग्नेट को, अगर बार मैग्नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो और सर्टेन एंगल पे रखते हो, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी यू होता था, उसे आप लिखते थे माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। और उस हिसाब से देखा जाए तो सेम चीज यहां पर भी आप लिखेंगे, u इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो एकदम सिमिलर एनालॉजी है, एकदम आइडेंटिकल है, आपको कुछ भी नया चीज याद नहीं करना, बस कुछ रिप्लेसमेंट ये करना है आपको, जहां जहां पर आप चार्ज लिखते थे उसको रिप्लेस कर देना है पोल स्ट्रेंथ से, जहां पर आप यूज करते थे डायपोल मोमेंट P, उसको रिप्लेस कर देना है M से, जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड E यूज करते थे उसको रिप्लेस कर देना है आपको B से, और जहां पर आप 1/4 पाई अराउंड दैट इज K लिखते थे, उस K को रिप्लेस कर देना है म्यू नॉट बाई 4 पाई से। बस आपको इतना ही काम करना है इस पूरे पूरे एनालॉजी में, इससे ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो इतना आपको पढ़ना था बार मैग्नेट के बारे में। नेक्स्ट वाले क्लास में या नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर बेस करके कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे, और पूरा अभी तक जितना पढ़ा है उसका कंबाइंड इलस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।